छात्रों, अब हमारा जो अगला टॉपिक है स्थापत्य कला के अंतर्गत वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग अर्थात दुर्ग स्थापत्य कला। छात्रों, राजस्थान में दुर्गों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्गों का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से करवाया जाता था, प्रजा की सुख सुविधाओं को देखते हुए तथा राजा अपनी स्वयं की सुख सुविधाओं को देखते हुए दुर्गों का निर्माण करवाता था। राजस्थान को किलों का घर कहा जाता है। छात्रों, राजस्थान के में प्रत्येक 10 मील पर कोई न कोई आपको छोटा बड़ा दुर्ग अवश्य ही मिल जाएगा। छात्रों, भारत में सर्वाधिक की जो दुर्ग हैं, दुर्ग महाराष्ट्र के अंदर तथा महाराष्ट्र के बाद में सर्वाधिक जो दुर्ग मिलते हैं वो राजस्थान के अंदर मिलते हैं। राजस्थान के अंदर जो दुर्ग है छात्रों, दुर्ग हमें आचार्य शुक्र तथा आचार्य कौटिल्य के अनुसार जो बताए गए दुर्ग हैं उन सभी दुर्गों उस सभी प्रकार के हमें दुर्ग हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। छात्रों, सर्वप्रथम जो दुर्गों का वर्गीकरण है आचार्य मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में किया तथा आचार्य शुक्र ने जो अपने ग्रंथ शुक्र नीति में दुर्गों को जो मनुष्य के हाथ की संख्या अर्थात दुर्ग को हाथ की संज्ञा दी गई, मतलब राजा का वो हैंड है, इसकी संज्ञा दी गई है, राजा का हाथ है। ये किसे बताया है? दुर्गों को बताया। छात्रों, जो राजस्थान के दुर्ग हैं, राजस्थान के दुर्ग हमें जल के मध्य बने हुए मिले हैं, हमें रेगिस्तान के मध्य बने हुए मिले, हमें भूमि पर बने हुए मिले, हमें पहाड़ पर बने हुए ये दुर्ग मिले। चारों तरफ खाइयां खोद के बीच में दुर्ग का निर्माण किया गया है। चारों तरफ विशाल परकोटा बनाकर बीच में दुर्ग का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार के हमें जो दुर्ग राजस्थान के अंदर मिलते हैं। राजस्थान में हमें शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के जो दुर्ग बताए गए वह सभी 9 प्रकार के दुर्ग हमें राजस्थान में मिलते हैं। तथा आचार्य कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, आचार्य कौटिल्य के अनुसार जो 4 प्रकार के दुर्ग हमें बताए गए वो चारों प्रकार के दुर्ग हमें राजस्थान में मिलते हैं। छात्रों, सबसे आचार्य जो मनु है, मनु ने 6 प्रकार के दुर्गों को बताया। आचार्य जो जयाचार्य है उन्होंने 8 प्रकार के दुर्ग बताए तथा जो आचार्य कौटिल्य उन्होंने 4 प्रकार के हमें दुर्ग बताए तथा आचार्य जो शुक्र है उन्होंने 9 प्रकार के हमें दुर्ग बताए। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये दुर्ग बताए गए हैं तो ये दुर्ग क्या है कि राजस्थान के अंदर जो मिलते हैं। सर्वप्रथम छात्रों हम आचार्य मनु के द्वारा दुर्ग बताए गए वो कौन कौन से हैं, फिर हम देखेंगे आचार्य जयाचार्य द्वारा जो बताए गए दुर्ग कौन कौन से हैं, आचार्य कौटिल्य द्वारा बताए गए दुर्ग कौन कौन से हैं और आचार्य शुक्र द्वारा जो दुर्ग बताए गए वो कौन कौन से हैं। तो उसके बारे में हम जो विस्तार से आज चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उन दुर्गों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, राजस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान को किलों का घर कहा जाता है। राजस्थान किलों का घर कहलाता है। किलों का घर कहलाता है। घर कहलाता है। किले का मतलब क्या होता है छात्रों? दुर्ग होता है। तो राजस्थान क्या है कि किलों का घर कहलाता है। और इसके साथ ही छात्रों की हर 10 मील पर प्रत्येक 10 मील पर राजस्थान में कोई न कोई दुर्ग राजस्थान में दुर्ग अवश्य मिल जाता है। दुर्ग अवश्य मिल जाता है, छोटा हो या बड़ा लेकिन मिलता जरूर है, मिल जाता है। छात्रों, आचार्य शुक्र ने दुर्ग को हाथ की संज्ञा दी है कि ये राजा का हाथ होता है दुर्ग। सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण आचार्य मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में किया। तो सर्वप्रथम जो दुर्गों का वर्गीकरण था छात्रों, दुर्गों का वर्गीकरण किसने किया? आचार्य मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में जो सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किया। छात्रों,
राजस्थान को किलों का घर कहा जाता है। प्रत्येक 10 मील पर राजस्थान में दुर्ग अवश्य मिल जाता है, मतलब 10 मील की आप दूरी तय करेंगे कोई न कोई छोटा या बड़ा दुर्ग आपको अवश्य मिलेगा। आचार्य शुक्र ने दुर्ग को हाथ की संज्ञा दी है, अर्थात उसने बताया कि ये राजा का एक प्रकार से हाथ है। दुर्ग के बिना, जिस प्रकार हाथ के बिना व्यक्ति अधूरा होता है, उसी प्रकार से दुर्ग के बिना राजा क्या होता है, अधूरा होता है। सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण है, अर्थात दुर्गों का वर्गीकरण किसने किया, आचार्य मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किया। तो सर्वप्रथम इन्होंने वर्गीकरण किया, तो इन्हीं ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए, तो उसके उस प्रकार से हम क्या करेंगे कि उसकी हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों जो ये दुर्ग हैं, तो दुर्गों का इन्होंने वर्गीकरण किया। इसके अतिरिक्त छात्रों जो दुर्गों का निर्माण क्यों कराया जाता था, इसके बारे में हम देखते हैं कि दुर्गों का निर्माण कराने का कारण ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि राजाओं को दुर्गों का निर्माण करवाना पड़ा। तो दुर्गों के निर्माण के क्या क्या कारण थे छात्रों, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये राजाओं व सामंतों के निवास स्थान के लिए, राजाओं व सामंतों के निवास स्थान के लिए राजाओं व सामंतों के निवास स्थान के लिए दुर्गों का क्या किया जाता था, निर्माण करवाया जाता था। आक्रमण से बचने के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया जाता था। शस्त्र व अनाज का संग्रहण करने के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया जाता था। विपत्ति में प्रजा, पशुधन की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया जाता था। और सुरक्षा की दृष्टि से निर्माण। छात्रों जो दुर्गों का निर्माण करवाया जा रहा है, दुर्गों का निर्माण क्यों करवाया जा रहा है कि राजा व सामंतों के निवास स्थान के लिए, अर्थात जो राजा है और सामंत है वो अपने अपने निवास स्थान के लिए अब रहेंगे कहाँ। सामान्य जो पब्लिक है, सामान्य मकानों में रह सकती है, परंतु जो राजा है, राजा के लिए क्या है कि बड़े दुर्ग चाहिए तथा उनको सुरक्षा भी चाहिए, तो एक निश्चित सुरक्षित स्थान भी होना चाहिए उनके लिए। तो राजा तथा जो सामंत थे वो अपने सुरक्षित स्थानों के लिए क्या करते थे कि दुर्गों का निर्माण करवाते थे। आक्रमण से बचने के लिए, अर्थात जो राजा थे, राजा क्या करते थे कि आक्रमण से बचने के लिए विपत्ति के समय कोई शत्रु उन पर आक्रमण कर रहा है तो उससे शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए क्या करते थे, दुर्गों का निर्माण करवाते थे। शस्त्र व अनाज संग्रहण करने के लिए, अस्त्र शस्त्रों का संग्रहण करने के लिए, अस्त्र शस्त्रों का जो जखीरा होता था, जो इनके शस्त्रागार है वो कहाँ होते थे, दुर्गों के मध्य होते थे। और अनाज का संग्रहण करने के लिए अनाज को इकट्ठा कहाँ करते थे, वो दुर्गों के अंदर करते थे, इसीलिए दुर्गों का निर्माण करवाते थे। विपत्ति में प्रजा पशुधन की सुरक्षा के लिए जब कोई आक्रमण करता था, कोई आक्रमणकारी किन्हीं किले पर आक्रमण कर लिया या किसी गांव पर आक्रमण कर दिया, तो ऐसे समय में क्या होता था कि ऐसे समय के अंदर राजा क्या करते थे कि प्रजा को तथा पशुधन, जो प्रजा का पशुधन था उसे दुर्ग के अंदर बुला लेते थे और वहां उससे सुरक्षा होती थी। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से निर्माण कार्य, अर्थात जो दुर्ग है, दुर्गों का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, अर्थात जो स्वयं की सुरक्षा व प्रजा की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इन दुर्गों का निर्माण करवाया जाता था। तो दुर्गों के निर्माण के बारे में छात्रों आपने देखा, राजा व सामंतों के निवास स्थान के लिए इनका निर्माण कराया जाता था, आक्रमण से बचने के लिए इनका निर्माण कराया जाता था, शस्त्र व अनाज संग्रहण करने के लिए इनका निर्माण कराया जाता था, विपत्ति में प्रजा पशुधन की सुरक्षा के लिए इनका निर्माण कराया जाता था, सुरक्षा की दृष्टि से इनका निर्माण कराया जाता था। छात्रों जो ये निर्माण तो हो गया है, लेकिन दुर्गों की विशेषता क्या थी, जो दुर्ग थे, दुर्गों की विशेषता, राजस्थान के जो दुर्ग बने इन दुर्गों की विशेषता क्या थी, ये हम देखते हैं कि दुर्गों की विशेषता
दुर्गों की विशेषता। छात्रों, जो राजस्थान के दुर्ग हैं, तो इन दुर्गों की विशेषता क्या थी? विशाल परकोटा, विशाल परकोटा, सुदृढ़ बुर्जें, सुदृढ़ बुर्जें, गुप्त प्रवेश द्वार, सुरंगें, अनाज भंडारण व जल भंडारण की व्यवस्था, अनाज भंडारण व जल भंडारण की व्यवस्था, दुर्ग के भीतर शस्त्रागार की व्यवस्था, शस्त्रागार की व्यवस्था, शस्त्रागार की व्यवस्था, राजप्रासाद मतलब महल व सैनिकों के लिए विश्राम गृह, सैनिकों के लिए विश्राम गृह, छात्रों, जो दुर्ग बनाए जाते थे, दुर्गों में विशेषता क्या होती थी कि विशाल परकोटा, सुरक्षा के लिए जो विशाल परकोटा होता था, और सुदृढ़ मजबूत अभेद जो बुर्जें होती थी, इन बुर्जों पर तोप रख के और फिर फायर किया जाता था। तो दुर्ग को जो मजबूती प्रदान कौन कर रहा है? दुर्ग को मजबूती प्रदान कर रहा है वो उसकी बुर्ज, सुदृढ़ मजबूत जो बुर्जें वो इसको मजबूती प्रदान करती है, तथा इसको प्रोटेक्शन कौन प्रदान करता है? इसको जो प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है विशाल परकोटा जो इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, किसको? दुर्ग को। गुप्त प्रवेश द्वार होते थे विपत्ति के समय, उन गुप्त प्रवेश द्वारों के माध्यम से, उन सुरंगों के माध्यम से जो राजा जो वहां से पलायन कर जाते थे, तथा यदि शत्रु सेना ने घेर रखा है तो गुप्त सुरंगों के माध्यम से जो सेना थी वो भी दुर्ग में प्रवेश कर सकती थी। मतलब राजा की सेना गुप्त सुरंगों के माध्यम से जिन्हें पता होता था वो प्रवेश कर जाती थी, तथा राजा विपत्ति के समय, जैसे उदाहरण के तौर पर घेर रखा राजा को, ये राजा घिरा हुआ है, और यदि ये सामंत की सेना है, राजा का सहयोगी ये गुप्त मार्ग से राजा के किले में आ जाएगा, इसकी क्या करेगा? प्रोटेक्शन, इसकी सुरक्षा करेगा। और राजा को चारों तरफ से घेर रखा है, राजा गुप्त मार्ग से खुद भी बाहर पलायन कर सकता है, तो राजा को गुप्त प्रवेश द्वार था, गुप्त सुरंगें इसमें बनी होती थी। इसके अतिरिक्त दुर्ग के भीतर अनाज भंडारण, जो विपत्ति के समय में जो यदि किसी शत्रु सेना ने किले को घेर लिया है तो विपत्ति के समय में अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस अनाज के भंडारण की व्यवस्था भी यहाँ होती थी। पानी के लिए जलाशय बने होते थे, टांके बने होते थे, अर्थात जैसे रेगिस्तानी किले हैं तो वहाँ पर जो पानी सोख जाता है, मिट्टी सोख लेती जल्दी पानी को, तो यहाँ पर क्या बने हुए थे कि पानी के टांके बने हुए थे इन किलों में। तो इस प्रकार से जो जल भंडारण की व्यवस्था के लिए जलाशय बने होते थे, पानी के टांके भी इसके अंदर बने होते थे। दुर्ग के भीतर शस्त्रागार की व्यवस्था होती थी, जो ऑटोमेटिक वेपन्स है उस समय के, तो उन वेपन्स की व्यवस्था कहाँ होती थी? ये किलों के अंदर होती थी। राजप्रसाद अर्थात महलों का जो राजप्रसाद है अर्थात जो महल है उनका निर्माण कहाँ पर हुआ छात्रों? उनका राजप्रसाद जो महल है तो इनका जो निर्माण दुर्ग के अंदर मिलता था। इसके अतिरिक्त जो सैनिकों के लिए जो विश्राम गृह बनाए गए, इसका ये भी कहाँ मिलते थे? दुर्गों के अंदर मिलते थे। तो छात्रों, इस प्रकार से जो दुर्गों की विशेषता थी, दुर्गों की क्या विशेषता थी? विशाल परकोटा होता था, सुदृढ़ बुर्जें होती थी, गुप्त प्रवेश द्वार था, जो गुप्त सुरंगें होती थी, अनाज भंडारण व जल भंडारण की व्यवस्था होती थी, दुर्गों के भीतर शस्त्रागार की व्यवस्था होती थी, तथा राजप्रसाद महल, सैनिकों के लिए विश्राम गृह की यहाँ पर क्या होती थी की व्यवस्था होती थी। छात्रों, जो अब सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? आचार्य मनु ने दुर्गों का वर्गीकरण किया। तो सर्वप्रथम आचार्य मनु के दुर्ग देखते हैं कि मनु किस प्रकार से अपने जो मनुस्मृति में जो ग्रंथ दुर्गों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है छात्रों, आचार्य मनु द्वारा दुर्गों का वर्गीकरण, आचार्य मनु द्वारा दुर्गों का वर्गीकरण।
छात्रों, आचार्य मनु ने कौन सा ग्रंथ लिखा? इनका ग्रंथ कौन सा था? ग्रंथ मनुस्मृति। कौन सा ग्रंथ छात्रों? मनुस्मृति। मनुस्मृति। तो छात्रों, आचार्य मनु है, इससे आचार्य मनु अपने ग्रंथ मनुस्मृति में किलों का वर्गीकरण करते हैं। किलों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं छात्रों, वो देखिए आप कि किलों का वर्गीकरण किए कर रहे हैं छात्रों कि ये कितने किले बता रहे हैं? 6 प्रकार के किले, 6 प्रकार के दुर्ग। कौन बता रहे हैं छात्रों? आचार्य मनु। अब 6 प्रकार के कौन कौन से हैं वो देखते हैं छात्रों। पहला दुर्ग छात्रों इनका है धनु दुर्ग। धनु दुर्ग कौन सा दुर्ग छात्रों? धनु दुर्ग। इस दुर्ग को छात्रों मरु वेष्टित दुर्ग भी कहा जाता है। मरु वेष्टित दुर्ग। ये दुर्ग कौन से होते हैं छात्रों? मरुस्थल के मध्य बना हुआ। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, मरुस्थल के मध्य बना हुआ। मरुस्थल के मध्य बना हुआ दुर्ग कौन सा होता है? धनु दुर्ग होता है छात्रों। इसके अतिरिक्त दूसरा दुर्ग बता रहे हैं मही दुर्ग। मही दुर्ग। मही दुर्ग कौन सा होता है छात्रों? ये दुर्ग है ईंट पत्थर पाषाण खंडों से निर्मित। ईंट पत्थर पाषाण खंड, बड़े बड़े चट्टानों से, पाषाण खंड से बना हुआ, पाषाण खंडों से बना हुआ। अगला जो दुर्ग है छात्रों इनका, अगला दुर्ग बताते हैं जल दुर्ग। जल दुर्ग चारों तरफ जिसके अथाह जल राशि हो, चारों तरफ जिसके अथाह जल राशि हो, अथाह जल राशि हो, चारों तरफ जिसके अथाह जल राशि हो। अगला जो दुर्ग है छात्रों ये बताते हैं वृक्ष दुर्ग। वृक्ष दुर्ग। वृक्ष दुर्ग को छात्रों वाक्स्र दुर्ग। वाक्स्र दुर्ग। ये किस प्रकार के दुर्ग थे छात्रों कि जंगल के मध्य, वन के मध्य, वनों के मध्य बना हुआ, वनों के मध्य बना हुआ हो। अगला जो दुर्ग है छात्रों इनका, अगला जो दुर्ग है छात्रों नृ दुर्ग। नृ दुर्ग। नृ दुर्ग कौन सा होता है छात्रों? जिसमें चतुरंगिणी सेना, वह दुर्ग जिसमें चतुरंगिणी सेना मतलब हर प्रकार की चतुरंगिणी सेना हो। गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग ये कौन सा दुर्ग था छात्रों? गिरि दुर्ग पहाड़ पर निर्मित, पहाड़ पर निर्मित दुर्ग। छात्रों जो आचार्य मनु है, आचार्य मनु अपने ग्रंथ मनुस्मृति में जो सर्वप्रथम किलों का वर्गीकरण करते हैं, किलों का वर्गीकरण करते हैं किस प्रकार से? मनुस्मृति में ये 6 प्रकार के किले बताते हैं। कितने प्रकार के छात्रों? 6 प्रकार के ये किले बताते हैं। धनु दुर्ग, पहला दुर्ग कौन सा है? धनु दुर्ग, जिसे मरुवेष्टीय दुर्ग भी कहा जाता है, अर्थात वह दुर्ग जो मरुस्थल के मध्य जो निर्मित होता हुआ, मरुस्थल के बीच में, जैसे जैसलमेर का किला है तो उस प्रकार से। तो जैसे धनु दुर्ग कौन सा है? मरुस्थल के मध्य जो बना होता है वो दुर्ग कौन सा होता है? वो होता है धनु दुर्ग। मही दुर्ग, मही दुर्ग कौन सा होता है? जो ईंटों से, पत्थरों से तथा जो बड़े बड़े पाषाण खंडों से निर्मित दुर्ग होता है, वैसा दुर्ग क्या कहलाता है? मही दुर्ग। जल दुर्ग, चारों तरफ जिस किले के जल ही जल होता है, अथाह जल राशि होती है, तो वो क्या कहलाता है? कि जल के बीच के अंदर कोई टापू है और उस टापू के ऊपर
चारों तरफ से तो पानी पानी है, बीच में कोई टापू, उस टापू के ऊपर कोई किला बना हुआ तो वो क्या कहलाएगा? जल दुर्ग कहलाएगा। अर्थात चारों तरफ जिसके अथाह जल राशि हो वो दुर्ग कौन क्या कहलाते हैं? वो दुर्ग कहलाते हैं जल दुर्ग। वृक्ष दुर्ग जिसे वाक्सर दुर्ग भी कहा जाता है। क्या? वाक्सर दुर्ग भी कहा जाता है। वनों के मध्य जो भयंकर जंगल होते हैं, भयंकर वन है, उन वनों के मध्य जो किले बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वन दुर्ग कहलाते हैं। नृ दुर्ग, कौन सा दुर्ग? नृ दुर्ग। तो नृ दुर्ग कौन सा था छात्रों? वह दुर्ग जिस दुर्ग में चतुरंगिणी सेना, हर प्रकार की सेना, अस्त्र शस्त्र मौजूद रहते हो तो वो क्या कहलाता है? कि वो नृ दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग? नृ दुर्ग। कौन सा छात्रों? वह दुर्ग जिसमें चतुरंगिणी सेना हो, चतुरंगिणी सेना हो तो वो क्या कहलाएगा? नृ दुर्ग कहलाएगा। इसके अतिरिक्त छात्रों गिरि दुर्ग, जो दुर्ग पहाड़ पर बने होते हैं वो दुर्ग क्या कहलाते हैं? गिरि दुर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो आचार्य मनु ने 6 जो किलों का वर्गीकरण किया। छात्रों इसके अतिरिक्त जो आचार्य कौटिल्य, जो कौटिल्य है, आचार्य कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से छात्रों? चाणक्य। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ का नाम क्या था इनका? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? आचार्य चाणक्य ने। तो इस आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ में 4 प्रकार के दुर्ग, 4 प्रकार के दुर्ग, आचार्य चाणक्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए छात्रों? 4 प्रकार के दुर्ग बताए। अब वो 4 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं छात्रों। ओदुक दुर्ग, कौन सा? ओदुक, ओदुक दुर्ग। ओदुक दुर्ग का मतलब क्या होता है? जल दुर्ग। चारों तरफ से जो अथाह जल राशि से घिरा हुआ दुर्ग होता है, चारों तरफ जिसके जल ही जल होता है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? ओदुक दुर्ग। पार्वत दुर्ग, दूसरा जो किला बताते हैं, पार्वत दुर्ग। कौन सा? पार्वत दुर्ग। तो पार्वत दुर्ग कौन सा होता है? जो पहाड़ी पर बना होता है, पहाड़ पर निर्मित दुर्ग। राजस्थान के सब लगभग अधिकतर किले पहाड़ों पर निर्मित हैं। तो ये क्या है कि पहाड़ पर निर्मित जो दुर्ग होता है वो कौन सा कहलाता है? पार्वत दुर्ग। ये कौन बताता है? आचार्य कौटिल्य। 4 प्रकार के दुर्ग बता रहे हैं। इसके अलावा धान्व दुर्ग, जो तीसरा इनका दुर्ग है वो धान्व दुर्ग। और धान्व दुर्ग ये कौन सा छात्रों? मरुस्थल के मध्य, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान के मध्य बना, मरुस्थल के मध्य बना, मध्य बना। ये छात्रों जो धान्व दुर्ग है, धान्व दुर्ग क्या है कि मरुस्थल के मध्य जो दुर्ग बना हुआ है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? वो धान्व दुर्ग कहलाता है। इसके अतिरिक्त छात्रों वन दुर्ग, वन दुर्ग, वन दुर्ग। ये वन दुर्ग कौन से छात्रों? वनों के मध्य बना, वनों के मध्य बना। छात्रों आचार्य चाणक्य जी ने कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ग्रंथ लिखा है छात्रों, कौन सा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ग्रंथ में ये 4 प्रकार के किले बताते हैं, अर्थात किलों को दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़, किला, दुर्ग ये एक ही चीज है छात्रों। तो ये 4 प्रकार के दुर्ग बताते हैं, जिसमें पहला है ओदुक दुर्ग। ओदुक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग। तथा पार्वत दुर्ग, पार्वत दुर्ग का मतलब होता है पहाड़ पर जो किला बना हुआ है, पार्वत दुर्ग कहलाएगा। धान्व दुर्ग, धान्व का मतलब होता है रेगिस्तान, मरुस्थल। जो मरुस्थल के मध्य बना हुआ किला वो कौन सा है? धान्व दुर्ग था। ये अगला जो इनका किला कौन सा? वन दुर्ग। तो वन दुर्ग कौन सा छात्रों? वन दुर्ग का मतलब क्या है कि वनों के मध्य, जो भयंकर जंगल के मध्य बना हुआ किला है वो क्या कहलाएगा? वन दुर्ग कहलाएगा। तो छात्रों तो आचार्य चाणक्य क्या करते हैं कि 4 प्रकार के किले बताते हैं। इसके अतिरिक्त जो आचार्य जयाचार्य ये 8 प्रकार के किले बताते हैं छात्रों। कितने प्रकार के? आचार्य जो नरपति जयाचार्य हैं, नरपति जयाचार्य, नरपति जयाचार्य छात्रों ये किले बताते हैं। इनकी संख्या कितनी? 8 प्रकार के किले, 8 प्रकार के दुर्ग। कौन बताता है छात्रों? ये बताते हैं छात्रों आचार्य जयाचार्य। अब ये कौन कौन से किले बताते हैं उनको देख लेते हैं। 8 प्रकार के। इनका धूलकोट, धूलकोट का होता है मिट्टी का किला। भटनेर और लोहागढ़ जो भरतपुर का किला है मिट्टी से बने हुए, मिट्टी का किला। तो छात्रों ये इन्होंने बताया धूलकोट मिट्टी से बना हुआ किला। दूसरा है जलकोट,
जल कोट, चारों तरफ जल के मध्य बना हुआ, जल के मध्य मतलब पानी के मध्य बना हुआ, जल के मध्य बना हुआ। छात्रों ये अगला जो किला बताते हैं छात्रों, नगर कोट। नगर कोट, नगर कोट, नगर कोट का मतलब है छात्रों कि जन समूह से भरपूर, मतलब जनता पब्लिक निवास करती हो, जन समूह से भरपूर, जन समूह से भरपूर। ये अगला जो किला बताते हैं छात्रों, इनका जो अगला किला है गिरिगहर दुर्ग। गिरिगहर दुर्ग, तो गिरिगहर दुर्ग के छात्रों, जो गिरिगहर दुर्ग गुफा के रूप में बना हुआ किला, गुफा के रूप में बना हुआ, गुफा के रूप में बना हुआ किला। छात्रों इसके अतिरिक्त जो है बताते हैं गिरिकोट दुर्ग। गिरिकोट दुर्ग, गिरिकोट दुर्ग, तो छात्रों ये है पहाड़ी परकोटे से घिरा हुआ दुर्ग। पहाड़ी परकोटे से घिरा हुआ, पहाड़ी परकोटे से घिरा हुआ दुर्ग। इसके अतिरिक्त छात्रों अगला जो किला है इनका वो है डामरकोट दुर्ग। डामरकोट दुर्ग, डमरू की आकृति का किला, डमरू की आकृति का किला, डमरू की आकृति का किला। छात्रों अगला जो इनका किला है वो है विषम भूमि कोट दुर्ग। विषम भूमि कोट दुर्ग, विषम भूमि कोट दुर्ग, ऊबड़ खाबड़ भूमि वाला किला। ऊबड़ खाबड़ भूमि वाला किला, ऊबड़ खाबड़ भूमि वाला किला। विषमाख्य कोट दुर्ग, विषमाख्य कोट दुर्ग, विषमाख्य कोट दुर्ग। टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी बाकी सुरंगों से युक्त किला। टेढ़ी बाकी सुरंगों से युक्त किला। छात्रों जो नरपति जयाचार्य 8 प्रकार के किले बताते हैं। इनमें धूलकोट, वह किला जो मिट्टी से बना होता है, जिसका परकोटा जो मिट्टी से बना होता है, ऐसा किला क्या कहलाता है? धूलकोट कहलाता है। तो ये धूलकोट दुर्ग के बारे में बताते हैं। जलकोट, जो जल के मध्य बना होते हैं किले, वो जलकोट किले कहलाते हैं। नगरकोट, जिन किलों के अंदर जन समूह अर्थात जनता निवास करती है, वो क्या कहलाते हैं? नगरकोट किले कहलाते हैं। गिरिगहर दुर्ग, कौन सा? गिरिगहर दुर्ग, गुफा के रूप में बना हुआ किला। गुफा के अंदर पहाड़ों को खोद के और अंदर जो किले बनाए जाते हैं, पहाड़ों को ऊपर से खोद दिया जाता है, फिर उसके अंदर किले बना दिए जाते हैं। ये अभेद भी होते हैं और किसी को पता भी नहीं होता, गोपनीय दुर्ग होते हैं ये। तो ये गिरिगहर दुर्ग के बारे में भी ये बताते हैं। गिरिकोट दुर्ग, पहाड़ी जो परकोटे से घिरा हुआ दुर्ग अर्थात जो पहाड़ी परकोटा है उससे घिरे हुआ जो दुर्ग होता है गिरिकोट दुर्ग, उसके बारे में भी नरपति जयाचार्य बताते हैं। डामरकोट दुर्ग, डामरकोट जो दुर्ग होता है छात्रों, डमरू की आकृति का किला होता है। किसकी? डमरू, जो भगवान शिव का डमरू होता है, उस डमरू की आकृति का किला क्या कहलाता है? डामरकोट का दुर्ग कहलाता है। विषम भूमि कोट दुर्ग, कौन सा दुर्ग छात्रों? विषम भूमि कोट दुर्ग, ऊबड़ खाबड़ भूमि वाला किला विषम भूमि कोट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। विषामाख्य कोट दुर्ग, विषामाख्य कोट दुर्ग कौन सा होता है छात्रों? जिसमें टेढ़ी मेढ़ी बाकी सुरंगें होती है, वो क्या कहलाता है? विषामाख्य कोट, विषमाख्य कोट दुर्ग कहलाता है। कौन सा छात्रों? विषमाख्य कोट दुर्ग कहलाता है। छात्रों
इसी प्रकार से जो आचार्य शुक्र है, शुक्र ने 9 प्रकार की किलों को बताया है। कितने प्रकार की किलों को छात्रों? 9 प्रकार के। आचार्य शुक्र, आचार्य शुक्र, आचार्य शुक्र है, इनका जो ग्रंथ है वो आचार्य शुक्र का जो ग्रंथ कौन सा छात्रों? इनका है शुक्र नीति, शुक्र नीति। तो शुक्र नीति के अंदर छात्रों ये क्या बताते हैं कि 9 प्रकार के दुर्ग, 9 प्रकार के दुर्ग बता रहे। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दुर्ग। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों आचार्य शुक्र के बताए गए जो ये 9 प्रकार के दुर्ग। तो छात्रों प्रथम दुर्ग इनका कौन सा है? एरण दुर्ग। कौन सा? एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कौन सा होता है? वह दुर्ग जो जहां वह दुर्ग जिस तक पहुंचना कठिन हो, जिस तक पहुंचना कठिन हो, जिस तक पहुंचना कठिन हो, चारों तरफ से विशाल परकोटे, कटीले रास्ते, कटीले रास्ते, पत्थरों, पहाड़ों से घिरा हो। वह दुर्ग जिस तक पहुंचना कठिन हो तथा चारों तरफ से जो विशाल परकोटे, पत्थरों, कांटों से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है छात्रों एरण दुर्ग। दूसरा कौन सा है? धान्व दुर्ग। धान्व दुर्ग ये कौन सा दुर्ग है छात्रों? जो मरुस्थल के मध्य बना हो। मरुस्थल अर्थात जो रेगिस्तान के मध्य बना हो, मरुस्थल के मध्य बना हो। ये दुर्ग कहाँ बना होता छात्रों? मरुस्थल के मध्य। जल दुर्ग जिसके चारों तरफ अथाह जल राशि हो, अथाह जल राशि हो। गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग वह दुर्ग जो पहाड़ पर बने हो, पहाड़ पर बना हो। वह दुर्ग जो पहाड़ पर बना हो। इसके अतिरिक्त छात्रों सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग वह दुर्ग जिसमें चतुर सैनिक, चतुर सेनानायक हो तथा व्यू रचना अभेद हो। व्यू रचना अभेद हो। अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। अभेद हो। सहाय दुर्ग सदा साथ देने वाले, सदा साथ देने वाले सैनिक, वह जनता जिसमें निवास करती हो, जिसमें निवास करती हो, निवास करती हो। छात्रों इसके अतिरिक्त पारिक दुर्ग, पारिक पारिक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाइयां हो, खाई खोदी गई हो। पारिक दुर्ग पारिक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों तरफ
चारों तरफ विशाल परकोटा हो, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ विशाल परकोटा हो। छात्रों, वन दुर्ग, इसको मेवास दुर्ग भी कहा जाता है छात्रों, मेवास दुर्ग, वन दुर्ग या मेवास दुर्ग, चारों तरफ वनों से ढका हो या वनों के मध्य बना हो। छात्रों, जो आचार्य शुक्र है, आचार्य शुक्र अपने ग्रंथ आचार्य शुक्र का जो ग्रंथ है छात्रों वो कौन सा है? आचार्य शुक्र का ग्रंथ है शुक्र नीति। तो शुक्र नीति में छात्रों ये क्या बताते हैं? शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बता रहे। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दुर्ग बता रहे। पहला दुर्ग कौन सा? एरण दुर्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट है एरण दुर्ग छात्रों। जैसे रणथंभौर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला, ये एरण दुर्ग भी है और घिरी दुर्ग भी है और वन दुर्ग भी है। तो छात्रों, जो एक किला है वो 1 से 2 या 3 या 4 श्रेणियों में भी हो सकता है छात्रों। जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है उसको ध्वान श्रेणी अर्थात जो रेगिस्तानी श्रेणी को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रकार की श्रेणी चित्तौड़ के किले के अंदर मौजूद हैं। तो छात्रों, एक किला है वो 1 से अधिक श्रेणी में भी हो सकता है। छात्रों, एरण दुर्ग वह दुर्ग जिस तक पहुंचना कठिन हो, चारों तरफ से विशाल प्रकोटा उसके कटीले रास्ते हो तथा पत्थर पहाड़ों से घिरा हुआ हो, अर्थात जो दुर्गम स्थान पर हो जिस तक पहुंचना कठिन हो वो क्या कहलाता है? एरण दुर्ग कहलाता है छात्रों। धानव दुर्ग, मरुस्थल के मध्य जो किले बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो धानव दुर्ग कहलाते हैं। जैसे जैसलमेर का किला, नागौर का किला, बीकानेर का किला, ये क्या है कि ध्वान दुर्ग है। जल दुर्ग, जिसके चारों तरफ अथाह जल राशि होती है, जो चारों तरफ जो जल से घिरे हुए होते हैं। जैसे जो गागरोन का किला, गागरोन भैंसरोडगढ़। तो छात्रों, जो गागरोन का किला है काली सिंध तथा आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है तथा चंबल तथा बामनी नदी जो है उसके संगम पर भैंसरोडगढ़ का किला बना हुआ। तो ये क्या है छात्रों? ये जल दुर्ग है। तो जो जिसके चारों तरफ अथाह जल राशि होती है वो क्या कहलाते हैं? जल दुर्ग कहलाते हैं। गिरी दुर्ग, वह दुर्ग जो पहाड़ पर बने हुए होते हैं, जो ऊंचे पहाड़ों पर बने हुए आप देखते हैं जो पहाड़ पर निर्मित वो सभी दुर्ग क्या होते हैं? गिरी दुर्ग होते हैं। सैन्य दुर्ग, वह दुर्ग जिसमें चतुर सेनानायक हो तथा व्यू रचना उसकी अभेद हो, अर्थात चक्र व्यू रचना दुर्ग में कोई प्रवेश नहीं कर पाए, इस प्रकार की व्यू रचना अभेद हो तथा उस दुर्ग के अंदर क्या है कि जो चतुर सेनानायक है निवास करते होते, ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? ऐसे दुर्ग कहलाते हैं सैन्य दुर्ग। सहायक दुर्ग, सदा साथ देने वाले सैनिक जिस दुर्ग में निवास करते हैं छात्रों वो दुर्ग क्या कहलाते हैं? वो सहायक दुर्ग के नाम से जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त पारिक दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई खोदी गई हो, अर्थात किला बना दिया और उसके चारों तरफ खाई खोद दी गई तो वह दुर्ग क्या कहलाएगा? वह दुर्ग कहलाएगा जो पारिक दुर्ग। किला बना दिया, जैसे किला है, ये किला बना दिया, इसके चारों तरफ खाई खोद दी तो क्या कहलाएगा? ये गहरी खाई खोद दी, उसके अंदर पानी भर दिया तो ये क्या कहलाएगा? पारिक दुर्ग कहलाएगा। पारिक दुर्ग, ख और ध के अंदर अंतर है छात्रों। ख का मतलब खाई होगी तो खैया खोद दी गई। पारिद दुर्ग का मतलब है जिसके चारों तरफ विशाल प्रकोटा, ये किला है और इसके चारों तरफ विशाल मजबूत प्रकोटा बना दिया, दीवार बना दी थी, क्या कहलाएगा? ये पारिद दुर्ग कहलाएगा। वन दुर्ग कौन से होते हैं? चारों तरफ से जंगल के मध्य बना हुआ, वनों के मध्य बना हुआ, जिसको दिखता ही नहीं है और वनों के बिल्कुल मध्य बना हुआ है, भयंकर जंगलों से घिरा हुआ, भयंकर वनों से घिरा हुआ, कटीली जो झाड़ियों से घिरा हुआ किला क्या कहलाएगा? वन दुर्ग कहलाएगा। वन दुर्ग को मेवास दुर्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों जो आचार्य जो शुक्र है, आचार्य शुक्र ने क्या किया? अपने ग्रंथ शुक्र नीति में 9 प्रकार के किलों का इसने उल्लेख किया छात्रों। तो ये जो किले छात्रों, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य किले भी होते हैं छात्रों, जैसे कागमुखी दुर्ग। कागमुखी दुर्ग कौन से होते हैं छात्रों? कागमुखी दुर्ग होते हैं आगे से सकड़े
आगे से संकरे व पीछे से चौड़े, पीछे से चौड़े। कागमुखी दुर्ग कौन से होते हैं? जो आगे से तो कौवे के जैसे सकड़े होते हैं, पीछे से कौवा चौड़ा होता है ना, आगे से उसकी जैसे गर्दन है, उसकी चोंच है वो तो पतली होती है, पीछे से वो चौड़ा हो जाता है पंख के पास में। इसी प्रकार से आगे से सकड़े तथा पीछे से चौड़े दुर्ग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कागमुखी दुर्ग कहलाते हैं। जैसे जो मेहरानगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ जो कहाँ का? जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ स्थित है। तो ये मेहरानगढ़ का किला किस श्रेणी का है? गिरी दुर्ग तो है ही है, साथ में क्या है? कागमुखी दुर्ग भी ये है। तो छात्रों तो ये क्या है कि कुछ इस प्रकार के ये दुर्ग है। इसके अतिरिक्त जो स्थल दुर्ग, कुछ जैसे एक स्थल दुर्ग भी होता है, स्थल दुर्ग जो जमीन पर बने होते हैं, जमीन पर बने, जो समतल जमीन पर बने हुए दुर्ग होते हैं वो स्थल दुर्ग कहलाते हैं। उनको परकोटों से क्या किया जाता है? उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जो केवल जमीन पर बने हुए हैं, तो स्थल दुर्ग की श्रेणी में भी वो आते हैं। छात्रों इसके अतिरिक्त जो ये दुर्ग है, दुर्ग में क्या है कि जो जीव रखा दुर्ग, जीव रखा दुर्ग, तो ये जीव रखा जो दुर्ग होते हैं छात्रों, ये लघु दुर्ग होते हैं, लघु दुर्ग अर्थात किले के अंदर छोटे छोटे जो लघु दुर्ग बना लिए जाते हैं। जैसे कुंभलगढ़ का किला, उसमें एक छोटा लघु दुर्ग है, वो क्या है? कटारगढ़ है। इसके अतिरिक्त जो किला है, किले के बाहर जैसे कोई बड़ा किला है, जैसे रणथंभौर है, रणथंभौर के पास में एक जैन का किला है, तो क्या है कि वो रणथंभौर की कुंजी भी कहलाता है, इतना छोटा किला है। तो सबसे पहले तो ये जीव रखा दुर्ग होते हैं, छोटे किले होते हैं। इसके अंदर जो मजबूत सैनिक टुकड़ियों को नियुक्त किया जाता है, जो शत्रु सेना से ये क्या करती है? युद्ध करती है, और शत्रु सेना पर ये जो भारी पड़ती है। तो शत्रु सेना से प्रथम युद्ध के लिए क्या करते हैं? इस प्रकार के छोटे छोटे लघु दुर्गों का निर्माण करते हैं। बड़े दुर्ग की सुरक्षा के लिए जीव रखा नाम के छोटे दुर्गों का भी निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों जो आचार्य शुक्ल द्वारा 9 प्रकार के जो किले बताए गए, एरन दुर्ग, ध्वान दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग, पारिक दुर्ग, वन दुर्ग, तो ये क्या है कि आचार्य जो शुक्र हैं उन्होंने 9 प्रकार के किले बताए। छात्रों अब किलों का हम जो महत्वपूर्ण जो किले हैं उन किलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो छात्रों इस संदर्भ में हम सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का किला लेंगे, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में हम अध्ययन करेंगे।